नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। दिनकर जी की एक पंक्ति है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। आज विशेष दिन है और ये पंक्तियां इसलिए भी याद आ रही हैं क्योंकि दिनकर जी की जन्म जयंती 2 दिन पहले ही थी। लोकतंत्र में जो रण है वो चुनाव के जरिए ही होता है और जाहिर है ये चुनाव इसलिए भी बहुत विशेष है क्योंकि एक ऐसे मुहाने पर आकर बिहार की राजनीति खड़ी हो गई है जिसमें वो एक पीढ़ी के नेताओं को प्रणाम करने वाली है और एक नई पीढ़ी के नेताओं को मौका देने वाली है, उनका मुस्तकबिल तय करने वाली है। ये चुनाव तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जैसे नेताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण और साथ ही साथ लालू पासवान और नीतीश जैसे नेताओं के लिए भी कह सकते हैं कि ये इनकी तिगड़ी का आखिरी चुनाव है क्या, तमाम बातें कही जा रही हैं। और ऐसे में सुकेश, सबसे महत्वपूर्ण कि आज अचानक जब ये घोषणा आती है, पहले तो हम लोगों को हमेशा ये पता होता था पत्रकार होने के नाते कल परसों 2 दिन बाद होने वाला है, अचानक सुबह सुबह आई तो आपको भी आश्चर्य हुआ? ये हमारा फेलियर है। मान लीजिए कि हम पता नहीं लगा सके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 2-3 घंटे पहले पता लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हम पहले ये कयास लगा रहे थे कि 23 तारीख तक प्रधानमंत्री की रैलियां हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। एक नई परिपाटी है, पिछले कुछ सालों से, कुछ दशकों से कह सकते हैं कि वो लगने लगता है कि कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी और उसके बाद चुनाव की घोषणा होगी। ये यूपीए के कार्यकाल में होता था, ये एनडीए के कार्यकाल में भी हो रहा है कि प्रधानमंत्री को जो घोषणाएं करनी है वो घोषणा खत्म हो जाएगी और उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तिथि का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ है। 23 तारीख को प्रधानमंत्री ने आखिरी सौगात दी है। वो 6 ऐसी रैलियां उन्हें करनी थी, छठी 23 तारीख को खत्म हुई। आज 25 तारीख है, आज चुनाव की घोषणा हो गई। 5 दिनों बाद नामांकन शुरू हो जाएगा 1 अक्टूबर से। और अगर हम दोनों खेमों की चुनावी तस्वीर देखें, कहीं कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कह नहीं सकते हैं कि एनडीए में सब कुछ सेट हो गया है, कौन कहां लड़ रहा है ये लोगों को पता है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी कहीं भी स्थिति स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। ये तो छोड़ दीजिए कि उम्मीदवारों को पता चले, ये भी नहीं पता है फिलहाल कि कौन सा दल कितनी सीटें लड़ रहा है। तो ऐसे में तो आप हमारी फेलियर तो छोड़ दीजिए, ये तो मुझे लगता है कि बिहार में जितने राजनीतिक दल हैं उनके लिए भी झटके की तरह है, क्योंकि उन्हें अब अगले 5 दिनों में वो तमाम सीटों के बारे में तय करना है जो पहले फेज में लड़ी जानी है। बहुत सारी चीजें रिजिग होके सामने आई है ना। हाँ। गठबंधन जो एनडीए का चल रहा था वो गठबंधन टूट गया, नए पार्टनर्स मिले। एक समय ऐसा आया 2015 के चुनाव में कि बीजेपी थी, उसकी सबसे बड़ी एलआई के तौर पे एलजेपी थी जो 42 सीटों पे लड़ रही थी, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा था। याद करिए पुराना दिन जब जेडीयू 145 सीटों पे लड़ती थी, माफ कीजिएगा 141 सीटों पे लड़ती थी और बीजेपी 102 सीटों पे लड़ती थी 2010 में। ये फॉर्मूला था। तो मतलब इक्वल पार्टनर्स जैसे थे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन 2015 में बीजेपी ने बहुत लॉस्ट ग्राउंड गेन किया कि हम बहुत सारी सीटों पे लड़ेंगे। वो 160 सीटों पे लड़े, उन्होंने अपने हिसाब से बहुत सारी सीटें दी, एलजेपी को भी दी, आरएलएसपी को दी। अब 2019 तक आते आते वो समीकरण बदलने लगा। इनफैक्ट 2017 में ही वो समीकरण सबसे पहली बार बदल गया जब एक बड़े दल की री एंट्री होती है एनडीए में। मैं अभी एनडीए की बात कर रहा हूं। तो उसने पूरे समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया। जो सबसे बड़े पार्टनर थे अब वो स्क्वीज हो गए, उनको कम सीटें मिलेंगी। जो बड़ा दल आया था वो 25 और 15 लोकसभा की टैली हुआ करती थी, उसे 17-17 पे मानना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा ये बोनस है क्योंकि वो लोकसभा में 2 ही सीटें जीते थे 2014 में, उनको 17 कैसे मिल सकती हैं। खैर, ये तो आपस के 2 दलों का गठबंधन था। अब 2 प्रोमिनेंट दल हैं एनडीए में और 2 जब बड़े दल आ गए हैं तो बाकी छोटे दल कहां फिट होंगे, तो उसकी वजह से देर हो रही है। यही सूरत हाल महागठबंधन का है कि जब आप 2015 में लड़ते हो एनडीए के साथ, 2019 में चले आते हो लोकसभा के दौरान आरजेडी कांग्रेस के साथ, और जब आपका परफॉर्मेंस ऐसा नहीं होता है जो सेटिस्फैक्टरी कहा जा सके, तो रीथिंक करना शुरू करते हैं लोग कि इनको सीटें देने का वेस्ट करना है क्या। तो कुल मिलाकर दोनों ही जगह अगर आप देखें तो कंफ्यूजन जैसी स्थिति है। जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो लड़ने वाला उम्मीदवार होगा उसके लिए तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि पहले तो वो टिकट मांग रहा होगा, तो किसी को टिकट मिलेगा, किसी को टिकट नहीं मिलेगा। तो ये राजनीति में ये दरअसल क्रम थोड़ा लंबा चलता है कि पहले थोड़ा
टिकट मांगने वाले घूमते हैं, उसके बाद किसी को टिकट मिलता है, जिसको डिनाई हो जाता है उसको मनाने का एक मतलब ऐसा इतना मौका मिलता है कि वो कम से कम मान जाए, उसको मना लिया जाए। तो इस बार ये नहीं होने वाला है, क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट। इलेक्शन कमीशन कोरोना काल में जिस तरीके से रफ्तार में चल रहा है, 3 राउंड में चुनाव होंगे, आज जब हम बात कर रहे हैं 25 सितंबर ऑलरेडी हो चुका है, तो ये बात सही है कि दोनों दलों में एक तरीके से जो सामंजस्य दिखना चाहिए, दोनों ही ध्रुव जो बन गए हैं, एक यूपीए एक एनडीए, उनमें क्लैरिटी तो नहीं है। जी देखिए, ये बात तो सही है, और अगर देसाई अंदाज में कहें तो इंजन गर्म हो ही रहा था, उसके पहले शेल्फ मार दिया गया, तो जाहिर है कि स्टार्ट होने में तो दिक्कत होगी ही। अब स्टार्ट होने की बात इसलिए कह रहा हूं मैं, और इंजन की बात इसलिए कह रहा हूं कि आज मैंने तेजस्वी यादव को ट्रैक्टर पर चढ़े हुए देखा। किसानों के लिए वो उन्होंने जो एक मुहिम छेड़ी थी, खासतौर पर केंद्र सरकार की किसान बिल के खिलाफ, तो ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, पर किनके संग लड़ना है, और जिनके संग लड़ना है उनको हिस्सेदारी कितनी देनी है, ये बातें तय नहीं हैं। इसका क्या असर हो सकता है, ये तो बहुत अपने आप में तय बात है कि 3 लोग तो पक्के तौर पर लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम सीपीएमएल के साथ लड़ रही है, पर आपको अभी भी लगता है कि कोई चौथा धड़ा भी है जो प्रवेश कर सकता है, या कमोबेश हम कल्पना करें, आज चुनाव घोषित हुए हैं इस तारीख को, कि 3 धड़े हैं जो महागठबंधन इस बार बनाते हैं? आप ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस आरजेडी इन्होंने अपने अपने लिए थोड़ा फैलाव किया है। इन्हें लगता है कि हम 2 प्रोमिनेंट दल हैं, हम दोनों को लड़ना चाहिए। ये बात सही है कि लेफ्ट के अलग अलग पॉकेट्स में जो इन्फ्लुएंस हैं, जो अलग अलग सीटों पे वो नुकसान पहुंचा सकते हैं आरजेडी कांग्रेस का, उनको साथ में लिया जाएगा। और अब चूंकि आरएलएसपी बाहर है, तो उनके खाते में जो सीट जानी थी वो आप कंपनसेट कर सकते हो उन सीटों से लेफ्ट को। और लेफ्ट की अगेन मैं कहूंगा कुछ पॉकेट्स में अभी भी एक साइजेबल वोट चंक है, तो मुझे लगता है कि वो एक नेचुरल एलाई के तौर पे यूपीए के पार्टनर बनते हैं। तो 3 दल वहां चुनाव लड़ते आपको दिखेंगे, मतलब 3 धड़े, लेफ्ट के अलग अलग धड़े हो सकते हैं, उनको अलग अलग दल अगर आप गिने, जो कि गिना जाना चाहिए चूंकि वो अलग दल के तौर पे उनकी मान्यता है, लेकिन 3 धड़े कह सकते हैं कि कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट, ये 3 प्रोमिनेंट दल साफ तौर पे दिख रहे हैं। वीआईपी का क्या होगा मुझे भी मालूम नहीं है कि वो कितनी सीटें मांग रहे हैं, वो कितनी सीटों पे उनकी बातचीत हो रही है, बातचीत हो भी रही है या नेगोशिएशन ब्रेक कर चुका है, ये भी मुझे नहीं मालूम। 3 दल अभी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है आज की तारीख में, जब डेट्स अनाउंस हुए। अब देखिए, यहीं पे सवाल है, वीआईपी और कुशवाहा जी को फिलहाल छोड़ा जाए, उनको तय करने दिया जाए, लेकिन मैं इस मेन धड़े की बात करता हूं। इसके मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है? तेजस्वी। आरजेडी के लिए या सबों के लिए? आरजेडी ने उनको अपना चेहरा बना दिया है, सामूहिक तौर पे वो चेहरे बनाए नहीं गए हैं, लेकिन चूंकि वो सबसे प्रोमिनेंट दल है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इसमें आपत्ति नहीं होगी कि तेजस्वी उस सरकार को लीड करे। लेकिन वो ट्रैक्टर का स्टीयरिंग उनके पास तो था, वो चला रहे थे, वो चल भी रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, समर्थन भी था उनको। लेकिन कोई नेता कांग्रेस की तरफ से अगर ये कहते हैं कि देखिए हमें तो अभी तक पता नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है, ऐसे हमारे सहयोगियों को इंटरव्यू में कहा गया है, तो क्या माने कि उसके लिए भी कुछ विधिवत कार्यक्रम तय होगा जब ये घोषित होंगे, या मान लिया जाए कि अभी तेजस्वी की ताजपोशी के लिए कांग्रेस भी लामबंद? देखिए, एक मानस कांग्रेस ने ये बना लिया है, और सेंट्रल लीडरशिप पे आप जानते हैं, बहुत दिनों से आप कांग्रेस को अंदर से भी जानते हैं, क्योंकि आपने बहुत अरसे तक कांग्रेस कवर किया है। कांग्रेस स्टेट लीडरशिप अपनी मौजूदगी के लिए, अपने रेलेवेंस के लिए ये बात कह सकती है कि भाई वो तय नहीं हुआ है, लेकिन सब कुछ सेंटर से तय होना है। और कांग्रेस क्या ये अफोर्ड कर सकती है कि वो आरजेडी को छोड़कर कहीं और चली जाए? वो नहीं अफोर्ड कर सकती। जैसे कांग्रेस को ये लगता है कि आरजेडी भी हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, उसके एक नेचुरल एलाई आज की तारीख में हम हैं। 6-7% वोट जो भी कांग्रेस का बचा हुआ वोट है, गंगा में कितना पानी बह गया है 90 तक जिसकी सरकार थी, वो ग्राउंड कंसीड करते करते यहां तक पहुंच गए हैं कि अब वो टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते आरजेडी के साथ, जो सबसे बड़ी पार्टी है। 80 उनके पिछले चुनाव में जीत कर आए थे। हालिया ही जो परफॉर्मेंस होता है वो आपका द्योतक होता है। आप विधानसभा की अगर बात करें कि आप कहां खड़े हैं, कितने पानी में खड़े हैं, तो आरजेडी एक प्रोमिनेंट पार्टी है जिसे कांग्रेस न चाहते हुए भी उनको चेहरा बनाएगी। और जिस तरीके से
तेजस्वी ने अपने आप को जनता के बीच रखा है, वो मुझे साफ तौर पे लगता है कि वो एक नई स्ट्रैटेजी के साथ हैं कि वो जंगल राज जो आरजेडी का था उसको मिटा डालना चाहते हैं, वो एक युवा चेहरे के तौर पे आना चाहते हैं। वो मैं बार बार कहता हूं कि खाली स्लेट को या स्लेट पे सब कुछ मिटा के एक नई चित्र उकेरना चाहते हैं जिसमें होप दिखे, जिसमें एस्पिरेशन दिखे, जिसमें लोगों की जनभावना जुड़े। वो ऐसे नेता के तौर पे आना चाहते हैं। क्या ये परकोलेट करके नीचे तक वो पहुंचा पाएंगे, कांग्रेस और वो, और अगर साथ में लेफ्ट है तो लेफ्ट? ये एक बड़ी चुनौती है उनके लिए। इस चुनौती का सामना और अगर वो भी करना सफल होते हैं तो ये संदेश पूरे देश में जाएगा कि वैकल्पिक राजनीति के लिए अभी भी जमीन पुख्ता है। और बिहार तो हमेशा से नए नए प्रयोगों के लिए और क्रांति के लिए जानी जाती है, तो देखेंगे वहां क्या होता है। लेकिन अब बात एनडीए की भी हो जाए। यहां भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा पक्का नहीं है या करीब करीब हुआ है, वहां तो बहुत पहले से पक्का है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी कह रखा है, और जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य घटक पहले से रहे हैं। लेकिन वहां एक संशय है, और वो लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी ने अभी तक साथ आकर के नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया। 22 या 25 सीटें जो भी उनको ऑफर दी जा रही हैं, जिस बात की हवा है उस बारे में लोक जनशक्ति पार्टी के लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है। सुकेश, ये हो क्या रहा है? क्या हम देख रहे हैं कि एक तीसरे ध्रुव का निर्माण हो रहा है? नहीं, मैं अभी तक ये नहीं देख पा रहा हूं। इज इट टू लेट? मैं इसलिए ये कहता हूं, इसको आप दोनों तरीके से लें। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्लंज करना, एक नया फ्रंट बनाकर एक तीसरे मोर्चे के तौर पे जब चुनाव घोषित हो गया है, मुझे लगता है कि ये बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नहीं, आप पोजीशनिंग कहते रहे हैं, पेशबंदी कहते रहे हैं। मैं अभी भी पोजीशनिंग कह रहा हूं। आज 25 तारीख है जब घोषित हो चुके चुनाव। मैं अभी भी पोजीशनिंग कह रहा हूं। आप ये सही कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने चैनल के कार्यक्रम में था और उसमें एलजेपी के मुख्य प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि अभी तक हमसे सीटों की कोई बातचीत नहीं हुई है। सही बात है। अब ये सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जहां आप का गठबंधन है, आप उस गठबंधन के पार्टनर हैं, लेकिन अभी तक प्राइमरी लेवल पे भी आपसे, अगर एलिमेंट्री लेवल पे भी आपसे अगर चर्चा नहीं हुई है, तो या तो आप तय मानकर बैठे हैं कि कोई दल, इस केस में वो एलजेपी है, कि उसे हम जैसा कहेंगे वो वैसा करेगी। आप उनको साथ लेकर चलना तो चाहते हैं, लेकिन अपने टर्म्स पे। अब यह है कि क्या एलजेपी बीजेपी के टर्म्स पे आना चाहती है? क्या वो 42 से श्रिंक करके 20, 22, 25 जो भी उनको ऑफर किया जा रहा है, क्या उस पे लड़ने के लिए तैयार होंगे? मैं बार बार कहता रहा हूं कि पॉलिटिक्स में ये मजबूरी होती है कई बार कि आप पॉस्चरिंग भी करते हो, उस पॉस्चरिंग की वजह कुछ ज़्यादा सीटें लेना होती है, कुछ पॉस्चरिंग की वजह अपने कार्यकर्ताओं को, अपने काडर को ये दिखाना भी होता है कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमें चूंकि एनडीए के साथ रहना है, बीजेपी के साथ रहना है, प्रधानमंत्री इस देश के सबसे बड़े चेहरे हैं, हमें उनमें विश्वास है, तो ऐसे में हमको कुछ ग्राउंड कंसीड करना पड़ा है। ये दोनों स्थितियां हो सकती है। लेकिन जब बातचीत नहीं हो रही है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी में तो एक राउंड की बातचीत हो चुकी है। इनफैक्ट अगर नीतीश कुमार से मुलाकात को भी एक बातचीत के इसमें जोड़ दिया जाए तो 2 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं उनकी। तो अब चूंकि वो 2 बड़े दल हैं और वो एक तीसरे दल को एकोमोडेट करना चाहते हैं, और वो दल जो पहले से एनडीए का पार्टनर है, ट्रस्टेड पार्टनर है, वो केंद्र सरकार में उसका एक व्यक्ति सबसे बड़ा नेता मंत्री है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि एलजेपी को बीजेपी छोड़ना नहीं चाहेगी। उसकी 2 वजहें हैं और उसको मैं बहुत संक्षेप में बता दूं। पहली वजह, बीजेपी ये मैसेज नेशन वाइड नहीं देना चाहेगी कि सहयोगी उसको छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। जेडीयू का जुड़ना पुराना हो गया, एलजेपी का जाना नया होगा। शिवसेना उनको छोड़ चुकी है, उनकी सबसे पुरानी पार्टनर। अकाली से उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपने फार्मर्स बिल पे ये देख लिया है। अगर एलजेपी, वो एलजेपी जो राष्ट्रीय प्रादुर्भाव जब हो रहा था नरेंद्र मोदी का, उनको सैंक्टिटी देने में, मोदी को सैंक्टिटी देने में अगर सबसे आगे कोई था तो रामविलास पासवान थे। तो ऐसे में उस एलआई को छोड़ना पूरे देश में गलत संदेश देगा कि बीजेपी से एलआई छिटक रहे हैं, उनके सहयोगी दूर भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि उसको रोकना बीजेपी की जिम्मेदारी होगी, और बीजेपी इन ऑल
इट्स विजडम ये करने की कोशिश करेगी। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि अगर जितनी सीटें जेडीयू लड़ती है, बीजेपी लड़ती है, तो बीजेपी एलजेपी को अपने बफर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहेगी। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, जैसे जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने कांग्रेस को किया था, 41 सीटें दिलवाई उनको। आरजेडी बहुत कीन नहीं थी, लेकिन सीटें इसलिए दिलवाई कि अगर वो जीतकर आते हैं तो वो हमारे खाते में होंगे और एक पार्टी को लेकर हम आरजेडी पे दबाव बनाकर चल सकेंगे। देखिए, वो अलायंस के भीतर एक अलायंस था। बीजेपी ये चाहेगी कि अगर नीतीश कुमार कमजोर होते हैं, वो कम सीटें जीतते हैं, तो एक पार्टनर जो बीजेपी के साथ खड़ा रहेगा। और अभी तक के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो ट्वीट्स हैं, जो बयान हैं, पब्लिक बयान है, वो ऐसा लगता है कि प्रॉक्सिमिटी बनाकर रखना चाहते हैं तेजस्वी बीजेपी के साथ। वो नेचुरल एलाई के तौर पे आना चाहते हैं। चिराग पासवान बीजेपी के साथ। बीजेपी इसमें अपना गेम भी देख रही है कि अगर नीतीश कुमार कुछ कमजोर होते हैं तो एक पार्टनर के साथ हम मजबूत स्थिति में होंगे। तो इसलिए दो वजह है जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी, एलजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी, बीजेपी उसको अपने साथ रोकने में कामयाब हो जाएगी। चलिए, 22 और 25 सीटों का जो सिलसिला है ऑफर का, ये स्वीकार होगा लोक जनशक्ति पार्टी को? शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके नेता कम से कम ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते पाए जाते हैं कि इस बात की तो संभावना नहीं है। आज मैं इंतजार ही कर रहा था, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान की तरफ से कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं आया चुनाव की घोषणा के बाद। अलबत्ता उन्होंने ट्वीट्स किए और वो बड़े भावुक ट्वीट्स थे। मैंने देखा उनके पिता बीमार हैं, दिल्ली में अस्पताल में भर्ती हैं, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि शायद इस बार वो चुनाव में मौजूद नहीं होंगे और उन्हें इस बात का बड़ा मलाल रहेगा कि मार्गदर्शन नहीं मिलेगा उन्हें। लेकिन साथ साथ ये संदेश भी आ गया कि तय उन्हें ही करना है, चिराग पासवान से ही डील करना है नीतीश जी को और भारतीय जनता पार्टी को। और ऐसे में जबकि स्पष्ट लगातार आज भी जब वो बात कर रहे थे ट्वीट्स के जरिए, तो उसमें केवल प्रधानमंत्री और अपने पिता का नाम ले रहे थे, नीतीश जी का नाम तक उन्होंने नहीं लिया। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये चीजें जो हैं वो अपने आप में दुरुस्त हो जाएंगी? अब जबकि गिनती के दिन आपके पास बचे, आज से 45वें दिन आपके पास एक नई सरकार होने जा रही है बिहार राज्य में, और आज आपका एलाई जो है, जब आप कहते हैं कि वो साथ रखेंगे, जाने नहीं देंगे, वो आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है उस व्यक्ति को जिसे आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुके हैं। नहीं, आप इसको अंतिम समझ रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को चेहरा मानने को तैयार नहीं है। मैं इसको अंतिम नहीं समझ रहा हूं। मैं उसके बीच में भी कुछ लाइन शायद देख पा रहा हूं। और दूसरा, अब तय उनको करना है। बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है। बीजेपी जब उनके सबसे बड़े नेता 6 अपनी रैलियों में नीतीश कुमार को विकास पुरुष जैसा बता चुके हैं, तो अब जेडीयू के साथ उनका गठबंधन तो तय है। जेडीयू के कॉस्ट पे एलजेपी नहीं आ सकती वहां। तो ऐसे में एलजेपी को तय करना है कि वो क्या करेगी, वो स्मार्ट मूव क्या हो सकता है। क्योंकि ये मैं बार बार कहता रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं कन्विंस्ड हूं चिराग पासवान, बाकी सब जो नेता इसको डील कर रहे हैं इस पिक्चर में है, उसमें सबसे यंग है, सबसे युवा है। शायद रामविलास पासवान इस स्थिति को बेहतर डील कर पाते जब इस पास तक पहुंच चुकी है स्थिति कि आपको अब तय करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। वो जेडीयू को नहीं तय करना, वो बीजेपी को नहीं तय करना है, वो आपको तय करना है। अगर आप कम सीटों पे लड़ने को तैयार नहीं हो, कम सीटें लड़ना, अब ये तय है कि बीजेपी इतना ग्राउंड कंसीड नहीं करने वाली है कि वो खुद 80 सीटों पे लड़ेगी और इनको कहेगी कि आप 40 सीटों पे लड़ो। ये तो नहीं होने वाला। बीजेपी रामविलास पासवान के कॉस्ट पे कंसीड नहीं करने तो माने कि तीसरे ध्रुव की जो बातें हो रही हैं अभी वो प्रीमेच्योर हैं, अभी कम से कम वो बनता हुआ नहीं दिख रहा। मुझे लगता नहीं है, कहने को राजनीति संभावनाओं का खेल है, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। आप कहने को कह सकते हैं कि उधर से कुशवाहा भी निकल गए हैं, इधर से चिराग पासवान भी हैं, दोनों मिलकर एक तीसरा दो बना सकते हैं। पप्पू यादव भी खड़े हैं। तो क्या ये मतलब एक पॉसिबल अलायंस इसमें देखा जा सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या होता है? इसमें एक पॉसिबल सक्सेस भी देखा जा सकता है क्या? इस पे एक नए सिरे से सोचने की जरूरत होगी। इस पे अभी माइंड अप्लाई तो मैंने नहीं किया है कि क्या होगा, लेकिन अमूमन 2 धड़ों के बीच की लड़ाई होगी, जिसमें एक तरफ
अगर ऐसी स्थिति होती है तो जेडीयू बीजेपी होगी, दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट होगी, इन दोनों के बीच की लड़ाई होगी। तीसरा जो भी होगा वो स्पॉइलर की भूमिका में होगा, कितना स्पॉइल कर पाता है और या स्पॉइल करते करते खुद स्पॉइल हो जाता है। ये भी बात है, ये भी बात है। तो ये है हकीकत आज की चुनावी परिदृश्य की, और साफ है कि इन बातों से आपको लग गया होगा कि बहुत कुछ बदलने वाला है। दिनकर की बातों से हमने शुरू किया था, उन्हीं की बातों से खत्म करते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। हमने छोटे दलों की बात कही और कहा कि उनकी बात नहीं करते, ये उनके लिए है। अगर आपके पास विष नहीं है तो फिर उस सांप को भी कोई पहचानता नहीं है, कहता है परे हट जाओ। आज की तारीख में छोटे दलों के बिहार में यही स्थिति है, उनके बारे में चर्चा करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। क्या वो मिलकर के तीसरा धड़ा बना देंगे, और क्या वो स्पॉइलर होगा या खुद स्पॉइल हो जाएगा? नजरें इस पर बनी रहेंगी। हमें दीजिए इजाजत और अपना सहयोग समर्थन हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।